सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जहाँ आर्य भी न्यूयॉर्क होती है और रिद्धि भी अपने कुछ काम की वजह से 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क गई होती है, जहाँ पर आर्य को ऐसा महसूस होता है कि रिद्धि उसके आसपास ही है और वो रिद्धि को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रिद्धि कहीं नहीं मिलती है। अब इसके आगे इधर इंडिया में तो 2 दिन हो ही रहा था। ईशान अपने ऑफिस में था। ईशान अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसका एक फोल्डर खुल गया जाता है और सामने रिद्धि की फ़ोटो आ जाती है। रिद्धि की फ़ोटो आने के साथ ही उसके दिमाग में रिद्धि के ख्याल आते हैं और वो खुद से बोलता है, कहाँ हो भाभी आप? 6 महीने हो गए आपको यहाँ से गए हुए। एक बार भी आपको हमारी याद नहीं आई? आपने तो कहा था ना कि आप खुद को संभालने के लिए हमसे दूर जा रही हैं। क्या इतना वक्त लगता है खुद को संभालने में? आप भाई से नाराज हो तो उनसे नाराज रहती ना। हम सबको तो सजा देने की क्या ज़रूरत थी? और ऊपर से भाई से वादा ले लिया कि वो आपको ढूंढने की कोशिश भी ना करें। आपका आपको आपकी बहुत याद आती है भाभी। नहीं रहा जाता आपके बिना। हमारे घर की तो खुशियाँ जैसे आपके साथ ही चली गई हैं। आप जानती हैं, अब कभी भी हमारे घर में नया मेहमान आ सकता है। इतनी बड़ी खुशी भी आपके बिना अधूरी सी लगती है। कशिश भी अब कपूर में से नहीं आती। कहती है कि यहाँ आकर उसको आपकी याद आती है। वापस आ जाओ भाभी, हमारे लिए वापस आ जाओ। ये कहते कहते उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। वो रिद्धि के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके फिर अपने फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो हॉस्पिटल में था। नेहा अंदर लेबर रूम में थी और लेबर रूम के बाहर कशिश, राहुल, दादी माँ और नेहा के मम्मी पापा खड़े थे। दादी माँ को देखते ही ईशान घबराकर दादी माँ के पास आ जाता है और जल्दी से बोलता है, नेहा कैसी है दादी माँ? जिस पर दादी माँ स्माइल करते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, तो चिंता मत कर, वो ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक होगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी हॉस्पिटल के जो लेबर रूम था उसका दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक नर्स एक छोटी सी बच्ची को तौलिए में लपेटकर बाहर लेकर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। ये सुनकर ईशान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वहीं दादी माँ के गले लग जाता है। वो नर्स एक नज़र ईशान की तरफ देखती है और उससे पूछती है, क्या बच्ची के पिता आप हैं? जिस पर ईशान रोते हुए और स्माइल करते हुए अपना सर हाँ मिलाता है। तो वो नर्स उसकी तरफ बच्ची को बढ़ा देती है। ईशान अपने कांपते हुए हाथों से उस बच्ची को अपने गोद में लेता है और प्यार से उसके फोrehead पर एक किस करता है। फिर सब लोग एक एक करके उस बच्ची को अपनी अपनी गोद में लेते हैं। इतने में डॉक्टर बाहर आती हैं। तो ईशान उनके पास जाकर पूछता है, कैसी है नेहा? जिस पर डॉक्टर ईशान से कहती है, मिस्टर कपूर, घबराने की कोई बात नहीं है, नेहा बिल्कुल ठीक है। हमने नेहा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अब आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। न्यूयॉर्क में आर्य अभी भी सो रही होती है। फ़ोन बजता है। फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है और वो नींद में ही अपना फ़ोन कान से लगाती है। फ़ोन पर सामने की तरफ से भी कुछ कहा जाता है। ये सुनकर आर्य की नींद उड़ जाती है और वो अपनी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से उठकर खड़ी होती है और कहती है, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रही हूँ। वो अपने होटल रूम में से एक एजेंट को कॉल करती है और अभी तुरंत की इंडिया की फ़्लाइट बुक कराने के लिए कहती है और झट से अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट पहुँच जाती है। वहीं रिद्धि भी अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर होती है, लेकिन वो दोनों थोड़ी दूरी पर अलग अलग सेक्शन में बैठे हुए होते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते। आर्य को एक हवा का झोंका छू कर गुजरता है, जिससे कि आर्य को एक अजीब सा एहसास होता है। वो अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता है।
लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे होने लगती है। तो वो वहाँ से खड़ी होकर बाहर की तरफ आ जाती है और ऐसा ही कुछ हाल रिद्धि का भी होता है। उसे भी लगता है कि जैसे आर्य उसके आस-पास ही है और उसे एक बार देखने की आस में वो अपनी नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखती है, तो उसे भी कोई नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वो भी वहाँ से निकलकर बाहर की तरफ आने लगती है। रिद्धि धीरे-धीरे चलते हुए वहीं पहुंच जाती है जहाँ की आर्य खड़ी होती है। लेकिन आर्य की बैग उसकी तरफ होता है, इसलिए आर्य उसे नहीं देख पाती। रिद्धि के वहाँ आते ही आर्य को एक अलग सा एहसास होता है। वो मुड़कर पीछे देखने लगती है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ती है तभी रिद्धि पलट जाती है, जिस वजह से इस वक्त रिद्धि की बैग आर्य की तरफ हो जाती है और आर्य रिद्धि को नहीं देख पाती है। लेकिन आर्य को एक अजीब सी गट फीलिंग हो रही होती है कि जैसे रिद्धि उसके आसपास हो। तो वो रिद्धि की तरफ बढ़ने लगती, लेकिन वो रिद्धि के पास पहुंचती उससे पहले ही मरिया, जो कि रिद्धि की फ्रेंड थी, वो रिद्धि के पास पहुंच जाती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है। आर्य भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही इंडिया की फ़्लाइट के लिए चेक इन की अनाउंसमेंट होने लगती है और उसका ध्यान रिद्धि से हटकर अनाउंसमेंट की तरफ हो जाता है। इतनी देर में रिद्धि अपनी आंखों के आगे से गायब हो जाती है और वो इधर उधर देखने की कोशिश करती है, लेकिन रिद्धि उसे कहीं नज़र नहीं आती। तो वो वहाँ से मुड़कर चेक इन काउंटर की तरफ चली जाती है। इधर रिद्धि भी चेक इन की लाइन में लग जाती है। रिद्धि आर्य से थोड़ा सा पीछे ही लाइन में लगी होती है। एक तो 2 दिन के मेडिकल कैंप की थकावट और इतनी लंबी ट्रैवलिंग की वजह से रिद्धि को घबराहट हो रही थी। शायद उसका बीपी हाई हो रहा था। उसे इस मौसम में हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मरिया और उसके बाकी के फ्रेंड भी उसके पीछे ही लाइन में लगे होते हैं। तभी रिद्धि को हल्का सा चक्कर आता है, तो मरिया उसे सहारा देकर संभाल लेती है। रिद्धि भी रिद्धि की तबीयत ठीक न देखकर उसके बाकी फ्रेंड उसके पास आते हैं और उसे सहारा देकर वहाँ से थोड़ी दूर ले जाते हैं और एक चेयर पे बिठा देते हैं। अपने पीछे हल्का सा शोर शराबा सुनकर आर्य भी पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वो रिद्धि को नहीं देख पाती और ना ही उसे पहचान पाती है। इधर चेक इन के बाद वो दोनों अपनी अपनी फ्लाइट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। सामने से आर्य अपने हाथ में अपना बैग और ट्रॉली लिए आ रही होती है और इस तरफ से रिद्धि अपना हैंड बैग और धीरे धीरे आ रही होती है। रिद्धि ने वाइट कलर की शॉर्ट कुर्ती और ऊपर ब्लू जींस डाली हुई थी। साथ में एक स्टॉल भी लिया हुआ था जो उसके कंधे पर एक तरफ था। आर्य और रिद्धि बिल्कुल एक दूसरे के सामने से आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी नज़र एक दूसरे पर पड़ती, आर्य के शूज के लेस खुल जाते हैं और वो झुककर अपने लेस बांधने लगती है। इतनी देर में रिद्धि उसे पार करके वहां से निकल जाती है और वो दोनों एक बार फिर मिलने से रह जाते हैं। लेकिन आगे जाते हुए रिद्धि का स्टॉल आर्य के फेस से होकर गुजरता है और आर्य तो उस एहसास में खोकर रह जाती है। उसके तो दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। रिद्धि तो आर्य की मौजूदगी से बेखबर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसका स्टॉल आर्य के ट्रॉली में अटक जाता है और रिद्धि वहीं रुक जाती है और उस स्टॉल को निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसका स्टॉल इतनी बुरी तरह से अटक जाता है कि बार बार कोशिश करने पर भी वो नहीं निकलता है। आज उन दोनों की किस्मत को ना जाने क्या मंजूर था। ना तो उन दोनों को मिलने दे रही थी और ना ही दूर जाने दे रही थी। आर्य तो बस अभी तक उसके एहसास में खोई हुई बैठी रहती थी। इससे पहले कि आर्य उसकी तरफ नज़र उठाकर देखती, रिद्धि को उसके टीममेट्स की आवाज़ आती है और वो गुस्से से अपना स्टॉल वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इधर रिद्धि की नाम की आवाज़ सुनकर आर्य अपने होश में आती है और रिद्धि की तरफ देखने लगती है, लेकिन रिद्धि तो वहाँ से कब की जा चुकी थी।
तभी उसकी नज़र वहाँ उसकी ट्रॉली में अटके हुए स्टॉल पे जाती है। वो उस स्टॉल को अपने हाथों में उठाती है और उसे अपने फेस के पास ले जाती है। उसमें से उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है, जो कि उसके फेस पे एक मुस्कुराहट ला देती है। उसे एक बार फिर से ये एहसास हो जाता है कि ये स्टॉल रिद्धि का ही था। वो ये सोचकर ही बहुत खुश हो जाती है कि इतने दिनों बाद रिद्धि उसके इतने पास थी। लेकिन शायद उसकी किस्मत को ये मंजूर नहीं कि रिद्धि से वो मिल पाए। शायद अभी उन लोगों का मिलना उनके नसीब में नहीं था। वो किस्मत की इस फैसले को हंसकर मान लेती है और इस स्टॉल को अपने सीने से लगाकर अपनी फ्लाइट की तरफ चली जाती है। और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से मिलते मिलते रह जाते हैं। रिद्धि अपनी फ्लाइट में बैठकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है और आर्य इंडिया वापस आ जाती है। वहीं धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और यहाँ पे हम लोग 5 साल का गैप लेते हैं, 5 ईयर्स का। तो चलिए 5 ईयर्स के बाद का देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसे ही समय बीतते बीतते 5 साल ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जाता है। एक 5 स्टार होटल में एक 27-28 साल की लड़की जो कि सो रही होती है। ये कोई और नहीं हमारी रिद्धि होती है। रिद्धि को इंडिया छोड़े हुए लगभग 6 साल हो गए थे। आज तक उसने वापस मुड़कर इंडिया की तरफ देखा भी नहीं था। उसने जिस दिन आर्य को छोड़ा, उसके फेस की स्माइल उसी दिन खो गई थी। हमेशा खुश रहने वाली रिद्धि तो कहीं खो सी गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही रिद्धि थी, या ये कहें कि बिना दिल की रिद्धि थी, क्योंकि उसका दिल तो आज भी आर्य के पास था। रिद्धि एक बहुत जानी मानी न्यूरो सर्जन बन चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में उसका बहुत नाम था। उसने आखिरकार आर्य का सपना सच कर दिखाया था। उसने 2 साल अपनी एमडी की, फिर 1 साल प्रैक्टिस, और इस 3 सालों की मेहनत में उसने अपनी सिटी की बेस्ट न्यूरो सर्जन बन गई थी। उसने इन 2 सालों में इतना नाम कमा लिया था कि पूछो मत। रिद्धि ने आज तक जितनी भी सर्जरी की थी सारी सक्सेसफुल हुई थी। लोग उसे डॉक्टर मेरिकल के नाम से भी जानते थे। उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ खुद को भी बहुत संभाला था। रिद्धि के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। अनजान शहर, अनजान लोग। लेकिन राहुल के मामा मामी, मरिया और उसके दोस्तों की बदौलत सब कुछ बहुत आसान हो गया था। वहाँ के पूरे हॉस्पिटल के लोग रिद्धि के व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं मायरा ने भी अपनी एमडी इंडिया से पूरी की थी। लेकिन अपनी एमडी पूरी होते उसने राहुल से शादी कर ली। और फिर राहुल के शादी करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ रिद्धि के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। बस तब से मायरा के भी सारे रिश्ते नाते इंडिया से ख़त्म हो गए थे। चलिए अब सीन पे चलते हैं। इधर रिद्धि सोकर उठ चुकी थी। वो फ्रेश होती है, रेडी होती है और मायरा के पास जाती है और मायरा से कहती है, मायरा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो मायरा कहती है, रिद्धि ब्रेकफास्ट किया? इस पर रिद्धि बोलती नहीं, मैं हॉस्पिटल में ही कर लूँगी। तो मायरा बोलती है, रिद्धि अपना ध्यान रखा कर और हाँ टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेना। जिस पर रिद्धि कहती है, हाँ मेरी माँ, अब मैं जाऊँ? तो मायरा कहती है, हाँ जा और सही से जाइयो। तो रिद्धि कहती हूँ, और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। रिद्धि के जाने के बाद मायरा रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी, क्योंकि राहुल किसी काम से बाहर गया था। तो मायरा अकेली होती है, इसलिए वो नीचे गार्डन में आके बैठ जाती है। और वहीं गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनको कि मायरा बैठे बैठे देख रही होती है। तभी
मायरा को कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। तभी एक गाड़ी आकर होटल के बाहर रुकती है, जिसमें से कि उस गाड़ी में से एक ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट विथ वाइट शर्ट पहने हुए और कोट को एक हाथ में लिए हुए, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए हमारी आर्य उतरती है। वो अपने किसी प्रोजेक्ट के काम से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आई थी और वो उसी होटल में रुकने वाली थी जिसमें कि हमारी रिद्धि रुकी हुई थी, और उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी थी जिसके हाथ में आर्य की लगेज और कुछ फाइलें भी होती हैं। आर्य अंदर आ ही रही होती है कि उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो अपनी असिस्टेंट को अंदर जाकर चेक इन करने के लिए बोलती हैं और खुद फ़ोन निकाल कर बात करने के लिए बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है। इधर जो बच्चे गार्डन में फुटबॉल खेल रहे थे कि तभी उनकी बॉल गार्डन से बाहर रोड की तरफ चली जाती है, जहाँ उस बॉल को लाने के लिए एक बच्चा जाता है। वहीं उसी सड़क पर एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलती है और उसकी चाल और स्पीड देखकर लग रहा था कि उस गाड़ी का या तो ब्रेक फेल हो गया है या ड्राइवर ने गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो दिया है। वहीं आर्य की नज़र बात करते हुए कॉल पे बात करते हुए रोड की तरफ जाती है, तो वो देखती है कि वो गाड़ी उस बच्चे को टक्कर मार देगी। रिद्धि अपने कॉल को कट करती है और उस तरफ दौड़ पड़ती है। वो बार बार उस बच्चे को आवाज़ लगाती है और अपने हाथों से इशारा करके हटने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्चा उसका इशारा समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उस बच्चे का ध्यान आर्य की तरफ न होकर उस बॉल की तरफ था। वो वहाँ से दूर जाने के बजाय सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। तब उसका ध्यान आर्य पर जाता है, तो वो आर्य की तरफ देखता है, जिस पे कि देखता है कि आर्य उससे चिल्ला रही है और भागने के लिए बोल रही है। आर्य की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर काफ़ी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है और काफ़ी लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, लेकिन कोई भी डर के मारे आगे नहीं जा रहा था। इससे पहले कि वो गाड़ी उस बच्चे को टक्कर मारती, आर्य उसे पकड़ लेती है और सड़क पर लेकर गिर जाती है। फिर वो गाड़ी सीधे जाकर एक पोल से टकरा जाती है। कुछ गार्ड्स उस गाड़ी के पास जाते हैं और उसमें से लोगों को बाहर निकालते हैं। इधर आर्य को थोड़ी सी चोट लग गई होती है, उसकी कोहनी वगैरह छिल जाती है जिससे कि उसके घाव से ब्लड आने लगता है, और वो बच्चा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डर के मारे बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। ये बात आर्य को अच्छे से महसूस हो रही थी कि बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया है। आर्य उसे अपनी गोद में लेकर खड़ी होती है और उसको कस के गले लगाकर कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। जिस पर वो बच्चा थोड़ा थोड़ा शांत होता है। उसके बाद से आर्य उसे लेकर होटल आता है, जहाँ पर कि आर्य के चोटों पर पट्टी वट्टी बांधी जाती है, और वहीं जो मायरा होती है वो जब भीड़ देखती है तो वो भी उस तरफ आती है, जहाँ की वो आर्य को देखती है। और आर्य को देखकर माहिरा शॉक हो जाती है कि आर्य इस होटल में आखिर में कर क्या रही है, लेकिन माहिरा आर्य के सामने नहीं जाती है। वहीं माहिरा सोच रही होती कि अगर रिद्धि ने आर्य को देखा तो क्या होगा। माहिरा के दिमाग में इस समय बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो रिद्धि को फ़ोन करके बता दे कि आर्य यहाँ पर इसी होटल में है। रिद्धि को फ़ोन करने के लिए उसने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने फ़ोन को वापस रख लिया। वो मन ही मन खुद से बोलती है, मैं क्यों रिद्धि को बताऊँ कि आर्य यहाँ पे है।
जब रिद्धि ने इंडिया छोड़ा था तो उसके कहने पर मैंने सब कुछ जानते हुए भी आर्य से सच नहीं बताया था, और ना ही ये कि वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जाने वाली है। तो जब आज किस्मत से वो फिर दोबारा मिलने वाले हैं तो मैं रिद्धि को ये सब क्यों बताऊं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है और आज की स्टोरी सही से रिकॉर्ड भी नहीं हुई है, लेकिन अब स्टोरी रेगुलर आएगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।